बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अमोलेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2013 का पेपर 1 करने जा रहे हैं जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 हम कर चुके हैं। आज हम 16 से अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे। और वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएँ तो उसकी प्लेलिस्ट के अंदर कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर से लेके 2020 से लेके ये 2013 भी आज हम एंड करने जा रहे हैं। ये विंटर समर दोनों के पेपर्स आपको मिलेंगे। तो आपको किसी भी पेपर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका एग्ज़ाम भी बिल्कुल करीब है, आप जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल की तरफ इंशाल्लाह, एंड होप यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्ज़ाम्स। तो किसी भी पेपर में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जाके आप उस क्वेश्चन को आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के अंदर फ़ोल्डर मिलेगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट्स में अगर कोई चीज़ आपको ट्रबल कर रही है तो ज़रूर जाकर देखें, वो आपको हेल्पफुल भी होगा। और अगर मज़ीद कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो कमेंट्स में लिखें, वहाँ से फिर मैं आपको बता दूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम के इंशाल्लाह होपफुली सब बेहतर होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। इमरान डेप्रिशिएट्स हिज मशीनरी एट 20% पर एनम। इमरान डेप्रिशिएट करता है अपनी मशीनरी को 20% पर एनम के हिसाब से यूजिंग द डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हिज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 जुलाई। उसका फाइनेंशियल ईयर 31 जुलाई को ख़त्म होता है ऑन 1 अगस्त 2012। हिज लेजर शोड द फॉलोइंग। उसका जो लेजर है वो फिर ये बताता है। ओपनिंग बैलेंस है क्योंकि 31 जुलाई को एंड होता है तो 1 अगस्त को ये बैलेंस ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का बैलेंस दे रहा है। और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी का बैलेंस है। कहता है विच जर्नल एंट्री रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2013 के 31 जुलाई को कौन सी एंट्री वो पास करेगा। तो देखें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जब भी आप इस्तेमाल करें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, याद रखिएगा कि जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो हमेशा बुक वैल्यू के ऊपर निकलता है। और बुक वैल्यू कब आती है? बुक वैल्यू जब आती है जब किसी भी एसेट की कॉस्ट में से आप उसके प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें। माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो बुक वैल्यू कहलाती है। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट निकाल लें तो वो फिर डेप्रिसिएशन आ जाता है आपके पास। तो ये जो 20,000 है, अगर मैं इसमें से $7,200 को माइनस कर दूँ तो ये $12,800 बनता है। और इस पर जो रेट है वो इसने कहा है 20% का। मैं अगर 20% इस पर लगा दूं तो ये 2,560 बनता है। और यही अमाउंट जो है वो एक्चुअली डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। और एंट्री क्या पास होती है? एंट्री पास होती है कि डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, सॉरी इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं। ये डेप्रिसिएशन की एंट्री याद रखिएगा। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, इस किस्म की चीज़ें वो पूछता है। तो एंट्री क्या पास करेंगे? 2,560 आपने निकाला। और एंट्री जो पास होगी वो क्या होगी? इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो आप बी चॉइस में देखें तो बी चॉइस के अंदर क्या एंट्री दी हुई है? इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करके प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी को क्रेडिट किया हुआ है। तो दिस इज़ द राइट चॉइस। कैलकुलेशन आपने देखी। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। मशीन वाज परचेज फॉर $100,000 एंड डेप्रिसिएशन बाय 20% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है कि हमेशा कॉन्स्टेंटली हर साल का डेप्रिसिएशन एक ही होगा क्योंकि आप कॉस्ट के ऊपर ये परसेंटेज लगाते हैं। अगर ये $100,000 की मशीन थी और 20% का रेट था तो आपके पास $20,000 जो है वो पर ईयर का डेप्रिसिएशन आया। 100,000 का 20% निकालें तो 20,000 ये पर एनम है। कहता है यूजिंग द, उसके बाद 3 years लेटर इट वाज सोल्ड फॉर $25,000। 3 साल के बाद ये $25,000 में बिक गई। तो आप पहले तो 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लें। आपने 1 साल का डेप्रिसिएशन अगर निकाल लिया तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आसानी ये है कि इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि हर साल का डेप्रिसिएशन यही रहेगा। तो ये 60,000 जो है ये इसका डेप्रिसिएशन आ गया। 100,000 की ये मशीन थी, 3 साल के अंदर 60,000 इसकी वैल्यू कम हो गई। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन वो माइनस कर दें तो ये $40,000 जो आपका है ये बुक वैल्यू आएगी। और ये बुक वैल्यू जो थी आपने बेच कितने में दी? सोल्ड कर दिया आपने $25,000 में। ये कहता है कि $25,000 में आपने बेच दिया।
तो 40,000 की जो मशीन थी $25,000 में आपने बेची, तो कितने का नुकसान हो गया मेरे भाई? आपको $15,000 का लॉस हो गया आपका। तो बड़ा सिंपल है, 100,000 की मशीन थी, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 20% के हिसाब से 20%। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा एक ही होता है। तो आपने 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाल के 20,000 निकाल लिया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 साल का डेप्रिसिएशन 60,000 आ गया। 100,000 में 60,000 को माइनस किया तो बुक वैल्यू 40,000 आ गई, और उसको फिर कंपेयर कर लिया जितने में बेची है, 25,000 में बेची है, 40,000 की मशीन, तो 15,000 लॉस हो गया। पूछता है व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ये बताएं कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। तो हमने अभी देखा कि 15,000 का हमें लॉस हुआ है, तो 17 के अंदर राइट चॉइस आपकी क्या हो गई? ए चॉइस आपकी राइट हो गई कैलकुलेशन के हिसाब से। 18 के अंदर आते हैं, एक्सपेंसेस एक्रूड टू $50 के एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्रू आपने कर लिए। एक्रू जो एक्रूड एक्सपेंसेस का मकसद है कि एक्सपेंसेस तो हो गए थे लेकिन आपने उनकी पेमेंट नहीं करी थी, वर ट्रीटेड एज ए प्री पेमेंट इन द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर उनको ट्रीट कर लिया आपने प्री पेमेंट से। तो देखिए दो मिस्टेक करी, एक तो एक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो एक्सपेंस आपका अंडर स्टेटेड हो गया कितने से? $250 से। मजीद मिस्टेक ये करा है कि इसको प्री पेमेंट में लिख लिया। प्री पेमेंट क्या करता है? एक्सपेंस को कम करता है। एडवांस के अंदर आप ले गए, एक्चुअली कोई एक्सपेंस था आपका, आपने उसे एडवांस में दिखा दिया तो एक एक्सपेंस आपने वो कम कर दिया। तो एक्चुअली आपके पास जो इम्पैक्ट आएगा $500 से आपने अपने एक्सपेंस को अंडर स्टेटेड कर दिया। क्या करा आपने? जो आपका एक्सपेंस था उसको आपने अंडर स्टेटेड कर दिया। कितने से अंडर स्टेटेड किया आपने? $500 से। हैव यू गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? देखिए एक्रूड एक्सपेंस था, एक्रूड एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड नहीं किया, पहली चीज। जब आपने रिकॉर्ड नहीं करा तो आपका एक्सपेंस कम हो गया। उसके बाद उसको ट्रीट कर लिया प्री पेमेंट। प्री पेमेंट समझ रहे हैं कि कोई एक्सपेंस जब प्री पेमेंट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं तो एक एक्सपेंस आपने वो कम कर दिया। प्री पेमेंट की एंट्री क्या पास करते हैं कि आपने एक्सपेंस था, एक्सपेंस को एज ए प्री पेमेंट ट्रीट कर लिया, तो वो भी आपकी रिकॉर्डिंग के अंदर एक्सपेंस कम हो गया। तो एक्चुअली इम्पैक्ट आया $500 से, आपने अपने एक्सपेंस को अंडर स्टेटेड कर दिया। जब आपने अपने एक्सपेंस को अंडर स्टेटेड किया तो पूछ क्या रहा है कि व्हाट इफेक्ट डिड दिस हैव ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर, के प्रॉफिट के ऊपर उस साल के क्या इम्पैक्ट आएगा। तो जब एक्सपेंस आपने ओवर स्टेटेड कर दिया $500 से, एक एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड नहीं करा, ये भी अंडर स्टेटेड कर दिया, उसको प्री पेमेंट ट्रीट किया, ये भी अंडर स्टेटेड हो गया एक्सपेंस, तो टोटल अंडर स्टेटमेंट एक्सपेंस की $500 है। और अगर एक्सपेंस अंडर स्टेटेड होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डेफिनेटली ओवर स्टेटेड होगा आपका। तो प्रॉफिट ओवर स्टेटेड बाय $500। बी चॉइस के अंदर आप देख रहे होंगे कि ओवर स्टेटेड बाय $500 लिखा है। दिस इज द राइट चॉइस। लॉजिक मैंने आपको बताई कि लॉजिक ये है कि एक एक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, और सेकंड उसको प्री पेमेंट के अंदर एडवांस में आपने रिकॉर्ड करके एक्सपेंस को कम कर दिया। तो आपने 2 टाइम्स इम्पैक्ट है इसका, और ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, आप इसको जहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, विच वुड बी इंक्लूडेड इन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। इन चारों में से ABCD में से कौन सी चीज़ जो है वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगी? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता क्या है? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इंडिविजुअल कस्टमर जिसको हम माल बेच रहे हैं उनके जब हम लेजर बनाते हैं तो उसे सेल्स लेजर कहते हैं। लेकिन जब उन सब का मिला के हम एक लेजर बना रहे होते हैं कि टोटल हमारे कस्टमर्स जो हैं उनसे कितना पैसा हमें लेना है, तो वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहलाता है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर कस्टमर से रिलेटेड अगर कोई क्रेडिट कस्टमर से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, पैसा उनसे आ रहा है, उनको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस किस्म की चीज़ें वहाँ पर जाती हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कैश डिस्काउंट अलाउड। कैश डिस्काउंट अगर आप अलाउ करेंगे तो क्या होगा? कैश डिस्काउंट आप अलाउ करेंगे अपने कस्टमर को तो क्या होगा? आपका ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट का मकसद है कस्टमर ये पैसा आपको नहीं देंगे। तो कैश डिस्काउंट आप देते हैं, अर्ली पेमेंट के ऊपर देते हैं कि कस्टमर अर्ली पेमेंट कर रहा है, या फिर ये करते हैं कि जो टर्म्स आपने लगाई है कि विद इन वट एवर डेज कि इतने दिन में अगर पेमेंट होगी तो हम कैश डिस्काउंट देंगे। तो ये डिस्काउंट की वजह से कस्टमर आपका ट्रेड रिसीवेबल आपने क्रेडिट करा, तो डेफिनेटली मैंने बताया आपको कि रिसीवेबल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सब कहाँ जाएंगी? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो ए जो चॉइस है अपेरेंटली सही लगती है, हम बाकी भी पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट चार्ज बाय क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स तो वो हैं जिनसे आपने माल ख़रीदा था तो उसका
कस्टमर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। परचेज रिटर्न तो वही आपकी क्रेडिट सप्लायर से रिलेट करता है कि आपने ख़रीदा हुआ माल वापस भेज दिया। और ट्रेड डिस्काउंट रिसिप्ट, ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो बल्क परचेजेस पे दिया जाता है और उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं होती। तो ये तीनों चॉइसेस इनकरेक्ट हो गई। राइट चॉइस आपकी ये है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आते हैं। टिम्स ग्रॉस प्रॉफिट वाज $32,000। टिम का ग्रॉस प्रॉफिट $32,000 था। ओपनिंग इन्वेंट्री इसकी $8,000 थी। परचेजेस वर $52,000। परचेजेस जो थी उसकी $52,000 थी। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज $10,000 और उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री $10,000 थी। हाउ मच वर द सेल्स, ये बताएं कि सेल्स कितनी थी। तो देखिए, आपको पता है कि रेवेन्यू, जब आप सेल्स बनाते हैं तो क्या करते हैं, रेवेन्यू में से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। फर्स्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 100,000 की आपका रेवेन्यू था, 50,000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000। मैं अगर प्रॉफिट को और कॉस्ट ऑफ सेल्स को जमा करूँ तो रेवेन्यू तक पहुँच जाऊँगा। तो समझाने का मकसद ये है कि अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स को और ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस कर दें तो भी हम रेवेन्यू तक, सेल्स तक पहुंच सकते हैं। इसके अंदर हमें कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट की फिगर भी दी हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के 3 आइटम्स होते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, परचेजेस होता है और क्लोजिंग इन्वेंट्री, तीनों दिए हुए हैं। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है, 8,000। इसमें परचेजेस को आप ऐड करते हैं, परचेजेस कितनी है, $52,000। तो ये $60,000 आपके पास आ गया। इसमें लेस कर दें एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, $10,000। तो $50,000 जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। ये $50,000 जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई तो 50,000 ये कॉस्ट ऑफ सेल्स और 32,000 जो है ग्रॉस प्रॉफिट था। दोनों को जमा करा तो कितना आ गया, $82,000 हमारे पास आ गया। तो ये $82,000 जो है ये एक्चुअली आपकी सेल्स है। लॉजिक मैंने आपको बताई कि किस तरीके से है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर्स दी हुई थी, इसने ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस प्लस कर दी, एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करा तो 50,000 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट 32,000। तो 82,000 जो है एक्चुअली आपकी सेल्स है और वो सी चॉइस के अंदर दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर वी कैन सेफली से कि सी चॉइस हमारी राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। व्हाट इज एडेड टू ऑनर्स कैपिटल टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑनर के कैपिटल में क्या चीज़ प्लस करेंगे जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। आई हैव बीन टेलिंग यू टाइम एंड अगेन कि जो कैपिटल होता है उसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को अगर आप प्लस कर लें, क्योंकि ये असल में लॉन्ग टर्म नेचर की चीज़ें होती हैं, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड माने कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने कैपिटल कितना एम्प्लॉयड किया हुआ है। तो याद रखिएगा, कैपिटल के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को अगर हम ऐड करें जो फिर डी चॉइस के अंदर आपको दी हुई है, तो 21 की राइट चॉइस जो है वो डी होगी कि कैपिटल में नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को प्लस करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास एम्प्लॉयड आ जाता है। इसका एक तरीका और भी है कि टोटल एसेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, लेकिन वो अलग अलग दिए हुए हैं। तो अभी सिंपल ये है कि कैपिटल के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को प्लस करें। 21 की डी चॉइस जो है वो राइट है। आप आते हैं 22 के अंदर। राशिद रन्स एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। राशिद जो है वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाता है। ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। अमाउंट ओड बाय क्लाइंट एट स्टार्ट ऑफ ईयर, कि ये अमाउंट जो था वो क्लाइंट को देना था साल के शुरू में। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द ईयर, ये अमाउंट वो है जो क्लाइंट से रिसीव हुआ आपको साल में। अमाउंट प्रीपेड बाय क्लाइंट्स ने एडवांस के अंदर आपको पेमेंट कर दी एट एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में, तो ये फिर आपकी लाइबिलिटी बनती है क्योंकि उन्होंने एडवांस में पे कर दिया। मैं अगर एडवर्टाइजिंग इनकम का एक लेजर बना लूँ, तो लेजर अगर मैं बनाऊंगा तो स्टार्ट का तो ओपनिंग बैलेंस है या एसेट है आपका। अमाउंट ओड बाय क्लाइंट को ये पैसा देना था, तो ये तो आपका एसेट हो गया। अमाउंट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट से पैसा रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक डेबिट। और एडवर्टाइजिंग इनकम क्रेडिट कितने से, $10,000 से। और अमाउंट प्रीपेड बाय क्लाइंट का मकसद समझ रहे हैं कि क्लाइंट ने एडवांस पेमेंट कर दी, तो ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बैलेंस जो होता है वो हमेशा कहाँ पर होता है, डेबिट साइड पर होता है। याद रखिएगा कि लाइबिलिटी का जो बैलेंस सीडी होगा ईयर एंड के ऊपर या मंथ ईयर एंड, ये तो एंड ऑफ ईयर है, ईयर एंड के ऊपर जो भी बैलेंस होगा लाइबिलिटी का वो हमेशा डेबिट साइड के ऊपर आएगा।
और एसेट का जो बैलेंस होगा वो हमेशा क्रेडिट साइड पर आएगा। तो ये याद रखिएगा, ये $300 यहाँ आ गए। तो ये आपका जो कहता क्या है, हाउ मच वुड बी एंटर्ड इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, ये बताएं इनकम स्टेटमेंट के अंदर कितना एंटर्ड होगा। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर कितना एंटर्ड होगा, ये दोनों जो फिगर्स हैं वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है, लेकिन अभी इक्वल नहीं है क्योंकि ये 10,000 क्रेडिट में है, और अगर डेबिट साइड पे देखूं तो 400 है। अगर मैं $10,000 में से इस 400 को निकाल दूं तो आई गेट 9,600। इनकम स्टेटमेंट के अंदर $9,600 जो है वो जाएंगे, और 9,600 जो है ए चॉइस के अंदर दिए हुए हैं। तो वी कैन सेफली से कि 22 की जो राइट चॉइस है वो फिर आपकी ए चॉइस बनती है। लॉजिक मैंने आपको समझा दी कि अमाउंट ओल्ड बाय द क्लाइंट, शुरू के अंदर ये पैसा रिसीव करना था, डेबिट साइड के ऊपर आ गया। जो पैसा रिसीव हुआ वो एडवर्टाइजिंग इनकम है, क्रेडिट साइड पर चला गया। और जो एंड में प्रीपेड था, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, क्लाइंट्स ने आपको एडवांस पेमेंट कर दी। जब एडवांस पेमेंट करी तो फिर आपकी लाइबिलिटी बन गई, लाइबिलिटी बन गई तो बैलेंस डेबिट साइड के ऊपर आएगा, डेबिट साइड के ऊपर आएगा तो दोनों को इक्वल किया, जो डिफरेंस है वो एक्चुअली आपकी एडवर्टाइजिंग इनकम है इस साल की। उसके बाद 23rd में आते हैं, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अ ट्रेडर इज ओव्ड कमीशन, कि ट्रेडर को कमीशन जो है वो मिलना था, उसने कमीशन पे काम किया था और कमीशन ओव्ड था, मतलब क्लाइंट्स को उसको कमीशन की रकम पे करनी थी। हाउ विल दिस बी रिकॉर्डेड इन द ट्रेडर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो है वो किस तरीके से ये रिकॉर्ड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा और बैलेंस शीट जो है वो क्या होगी। तो देखें, इनकम स्टेटमेंट के अंदर कमीशन, आपने कमीशन पे काम तो कर लिया लेकिन ये कमीशन आपको मिला नहीं है, ट्रेडर इज ओव्ड का लफ्ज़ है। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, कमीशन रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और कमीशन इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कमीशन रिसीवेबल आपका करंट एसेट है, ये वो पैसा है जो आपको मिलेगा क्लाइंट से, तो आपका करंट एसेट्स हो गया। कमीशन इनकम जो है वो आपकी इनकम को शो करती है, तो एक तरफ आपकी इनकम बढ़ रही है और इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकम आपकी बढ़ेगी, और बैलेंस शीट जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर करंट एसेट्स जो है वो आपका क्या बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। करंट एसेट्स का मकसद है एसेट्स आपका बढ़ेगा। तो ये कहता है इंक्रीज एक्सपेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इनकम है, तो ये ए और बी दोनों में एक्सपेंस की बात कर रहा है, ये इनकरेक्ट है। इंक्रीज इनकम सी में कहता है बिल्कुल सही बात है कि इनकम आपकी बढ़ेगी। बैलेंस शीट में कहता है इंक्रीज एसेट्स, एसेट्स बढ़ेगा, तो सी चॉइस आपकी राइट है। मैंने आपको बताया कमीशन रिसीवेबल एसेट है, तो एसेट भी बढ़ेगा आपका, इनकम भी बढ़ेगी। तो इसी के अंदर वो यही कहता है कि इंक्रीज इनकम इंक्रीज एसेट्स। डी भी पढ़ लेते हैं, इंक्रीज इनकम इंक्रीज लाइबिलिटी, ये इनकरेक्ट है। तो 23rd के अंदर सी चॉइस आपकी राइट चॉइस बनती है। 24 में आते हैं, एट द एंड ऑफ द क्लब्स फाइनेंशियल ईयर सम मेंबर्स सब्सक्रिप्शंस वर अनपेड, कि कुछ मेंबर्स ऐसे थे कि जिनका सब्सक्रिप्शंस अनपेड था, उन्होंने क्लब की फैसिलिटीज़ को तो अवेल कर लिया लेकिन अभी तक उन्होंने जो सब्सक्रिप्शंस उनको पे करना था वो पे नहीं करा। What would these unpaid subscriptions appear in the club's financial statement? क्लब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कैसे शो करेगा। देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 किस्म के अकाउंट बनाती हैं। एक तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स होता है, एक क्योंकि ट्रेडिंग नहीं हो रही होती है या फैसिलिटीज़ आप दे रहे होते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और एक बैलेंस शीट जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं वो होता है। तो ये अगर 24 को आप देखें तो 24 के अंदर ये तो इनकम हो गई, ये सब्सक्रिप्शंस वर अनपेड का मकसद है कि ये आपने अर्न तो कर लिया क्लब ने लेकिन मेंबर्स ने पैसे नहीं दिए, तो आपकी इनकम तो हो गई, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पैसा तो आया ही नहीं है इसलिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स के अंदर नहीं जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा क्योंकि आपकी इनकम हो गई है और एसेट है आपका। एसेट इसलिए है कि ये पैसा रिसीव करना है मेंबर से, तो बैलेंस शीट के अंदर भी जाएगा। तो 24 को अगर हम देखें तो ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स है इसको तो आप इनकरेक्ट कर दें। ए में अगर आएँ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का मकसद है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो 24 की जो राइट चॉइस बनती है आपकी ये चॉइस बनती है। लॉजिक मैंने आपको बता दी कि सब्सक्रिप्शन जो है वो आपकी इनकम है और क्योंकि पैसा नहीं मिला इसलिए आपका एसेट है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। 25 में आते हैं, ट्रेडर सेल्स वर $300,000, एक ट्रेडर की जो सेल थी वो $300,000 थी। द मार्कअप वॉज 25%, उसका मार्कअप याद रखिएगा, मैं बता के आ रहा हूँ, मेरा लेक्चर भी है मार्कअप मार्जिन के ऊपर, वो भी देख लें जाके। मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे अप्लाई करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर।
कहता है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई नहीं है, सेल्स दी हुई है। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, जो बाकी बचेगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। लेकिन मार्कअप निकालें कैसे ग्रॉस प्रॉफिट है, तो मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप जो है कॉस्ट के ऊपर लगता है। तो आसान तरीका है, मार्कअप को चेंज करके, मार्कअप 25% है, इसकी मदद से आप मार्जिन निकाल लें। मार्जिन जो है वो सेल्स पे लगता है। मार्जिन निकालने का आसान तरीका मैंने बताया है कि 25 को आप सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें और फिर इसको फ्रैक्शन फॉर्म को सिंपल कर लें। 25 1 और 25 4 द 100 बनता है, तो 1/4 आ गया। ये 1/4 जो भी आए, ये नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है इसके अंदर 1 प्लस कर दें बस आप, और उसके बाद इसको लिख लें 1/5 आ गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 को डिवाइड करें 5 से और मल्टीप्लाइड करें 100 से, यू गेट 20%। ये 20% मार्जिन का रेट है। मार्जिन के रेट को अगर आप सेल्स के ऊपर लगाएं, सेल्स $300,000 की है, इसका अगर मैं 20% लगाऊं तो 300,000 का 20% अगर मैं लगाता हूं तो ये बनता है $60,000। ये $60,000 एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर सेल्स में से मैं ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करूं, 300,000 में से 60,000 को माइनस करूं, आई गेट $240,000। सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करें तो जो बचता है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने डी के अंदर उसने आपको दी हुई है $240,000। तो 25 के अंदर आप की डी चॉइस जो है वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है अगर लॉजिक आपको आती है। मार्कअप परसेंटेज को मार्जिन के अंदर चेंज कर दें। मार्जिन में चेंज करना आसान है, फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिखें, सिंपल करें और नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दें और परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। परसेंटेज को आपने सेल्स पे लगाया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 60,000। 300,000 में से 60,000 को माइनस किया, 240,000, ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। 26 के अंदर आते हैं, विच डजेंट अपीयर इन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर अपीयर नहीं होगी। नॉर्मली देखें, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो होती है उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो शेयर होल्डर्स इक्विटी से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे डिविडेंड हो गया, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो गया, रिटेन्ड प्रॉफिट हो गया। जो चीज़ नहीं आती वो डायरेक्टर्स की सैलरीज़, जो सैलरीज़ हैं ये डायरेक्टर्स की, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती क्योंकि इसका शेयर होल्डर इक्विटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। तो डायरेक्टर सैलरीज़ जो हैं इसके अंदर राइट चॉइस है। बाकी डिविडेंड पेड कर दिया, डिविडेंड प्रपोज किया और रिटेन प्रॉफिट आपका जो है ये रिलेट करता है शेयर होल्डर्स इक्विटी से कहीं ना कहीं। तो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट बनता है। डायरेक्टर सैलरीज याद रखिएगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आती हैं। तो 27 में आते हैं, विच इज़ ए डायरेक्ट कॉस्ट टू ए मैन्युफैक्चरर। डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो क्या होगी? डायरेक्ट कॉस्ट टू ए मैन्युफैक्चरर, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा याद रखिएगा वो होगी जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से जो लोग काम कर रहे होंगे। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, फर्नीचर का वर्कशॉप है तो जो कारपेंटर काम कर रहे हैं फर्नीचर के वर्कशॉप में, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। जो वुड लग रही है वो डायरेक्ट मटेरियल है। तो यहाँ देखते हैं फैक्ट्री क्लीनर्स। फैक्ट्री क्लीनर्स तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जाएगा। 3 चीज़ें होती हैं, मटेरियल होता है, लेबर होती है और फैक्ट्री ओवरहेड होता है। तो मटेरियल मैंने समझाया, कारपेंटर अपना वुड वर्किंग के अंदर आपको कि वुड जो है वो मटेरियल हो गई, कारपेंटर की जो पेमेंट है वो डायरेक्ट लेबर है, और बाकी जो रेंट आप दे रहे हैं, फैक्ट्री क्लीनर है, सुपरवाइज़र्स को पेमेंट कर रहे हैं, ये सब फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है। तो फैक्ट्री सुपरवाइज़र्स की सैलरी भी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी। अलबत्ता मशीन ऑपरेटर्स के, मशीन ऑपरेटर वो हैं जो मशीन पे काम कर रहे हैं डायरेक्ट, और ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से के साथ रिलेट करते हैं, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट आपकी होगी। सेल्समैन कमीशन तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। तो 27 के अंदर जो राइट चॉइस बनती है वो आपकी सी चॉइस बनती है। मैन्युफैक्चरिंग का मेरा एक लेक्चर है पूरा, अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो जाके थोड़ी देर के लिए देखें, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ मैंने आपको समझा दिया कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेट है, उसे हम कहेंगे हमारे वाले केस में मशीन ऑपरेटर की जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। 28 में आते हैं, विच विल इम्प्रूव द ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। कि अगर आप परसेंटेज ऑफ सेल्स की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे इंप्रूव होगा? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट को जहन के अंदर लेकर आए, सेल्स होगा, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है।
तो दो तरीके हैं ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ाने के, या तो आप सेल्स की प्राइस को बढ़ा दें या कॉस्ट अपनी कम कर लें। तो इन दो सूरतों में कॉस्टिंग कम कर दें, जो माल खरीद रहे हैं वो अगर कम कीमत में खरीदेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, या सेल्स की प्राइस में इजाफा कर दें, जब सेल्स बढ़ जाएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज एक्सपेंसेस मेरे भाई, एक्सपेंसेस जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आता है, तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इंक्रीज सेलिंग प्राइस, जो मैं बता के आ रहा हूँ कि अगर सेलिंग प्राइस को बढ़ाएंगे तो सेल्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा, सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो बी सही है, सी पढ़ लेते हैं। रिड्यूस एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आता है तो इनकरेक्ट हो गया। रिड्यूस सेलिंग प्राइस, ये तो और खतरनाक हो जाएगा, सेल्स प्राइस रिड्यूस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो बी चॉइस राइट है, राइट चॉइस है 28 में। क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाए। फातिमा प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फातिमा ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है उसने, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, परचेजेस दी हुई है। कहता है व्हाट वाज द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, के इन्वेंट्री टर्नओवर का रेट क्या होगा। व्हाट वाज द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर का रेट क्या होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दी भी नहीं है, लेकिन तीनों चीजें आपको दी हैं जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप निकाल सकते हैं। कैसे कि ओपनिंग इन्वेंट्री है 30,000 की, इसमें ऐड कर दें परचेजेस, परचेजेस कितनी है $45,000, सॉरी यह है $200,000, तो $230,000 हो गया। ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ गया। इसमें से लेस करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है $45,000। तो $230,000 में से अगर मैं $45,000 को माइनस कर दूं तो $185,000 आता है। ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। 185,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स से एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है कि ओपनिंग इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें। तो 30,000 प्लस $45,000, ये $75,000 आ गया। ओपनिंग और एंडिंग को प्लस करके इसे 2 से डिवाइड कर दें। जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 37,500 आ गया। तो ये 37,500 भी आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ गई। $185,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स है और $37,500 आपने एवरेज इन्वेंट्री निकाली। $185,000 को $37,500 से आपने डिवाइड किया तो 4.93 आपके पास आता है। ये 4.93 आप सी चॉइस के अंदर देख रहे होंगे लिखा हुआ है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो इस सवाल के अंदर 4.93, जो चॉइस सी है आपकी वो राइट चॉइस है। तो आपने देखा कि सी चॉइस जो है वो आपकी राइट चॉइस है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स की तीनों चीज़ें दी हुई थी, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग में आपने परचेजेस को ऐड किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग को प्लस करके एवरेज निकाल लिया। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला सिंपल था, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, इससे आपने निकाल लिया और 4.93 सी चॉइस के अंदर आपकी राइट चॉइस बनती है। 30 में आते हैं। सम आइटम्स हैव सच ए लो मॉनेटरी वैल्यू दैट इट इज़ नॉट वर्थ रिकॉर्डिंग देम सेपरेटली, कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं लाइक जैसे कैलकुलेटर हो गया आपका, अब इसकी वैल्यू इतनी कम है मॉनेटरी वैल्यू कि इसको सेपरेटली रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप फिक्स एसेट्स के अंदर रिकॉर्ड करें इसको। तो विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ बीइंग अप्लाइड कि अगर आप सेपरेटली लो वैल्यू के आइटम्स को सेपरेटली अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करते और उनको किसी एक ही जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो ये जो कंसेप्ट होता है इसको मटेरियलिटी कंसेप्ट कहते हैं कि लो मॉनेटरी वैल्यू के आइटम्स को हम नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ट्रीट नहीं करते, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक लिमिट बना देते हैं कि इसके नीचे के जो आइटम्स हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। जैसे मैंने आपको कैलकुलेटर वगैरह की एग्जांपल दी, तो मॉनेटरी वैल्यू का प्रिंसिपल जो है वो एक्चुअली अप्लाई हो रहा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर जो मटेरियलिटी कंसेप्ट है आपका एक्चुअली वो राइट चॉइस है। तो ये सवाल पेपर ख़त्म हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। इंशाल्लाह हैव कॉन्फिडेंस और अच्छा होगा इंशाल्लाह। आप अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर चुके हैं, फाइनल टचेस देके इत्मीनान से सोएं और सुबह पेपर देने के लिए जाएं। तो इंशाल्लाह विश यू ऑल द बेस्ट कि होपफुली बेहतर होगा। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।